जय हिंद साथियों। शिक्षा पद्धति के इस सफ़र के तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे लॉर्ड मैकाले जब भारत आता है उसके पहले वक्तव्य क्या होते हैं और उसका जो अफर्मेटिव एक्शन होता है आते ही वो क्या होता है। लॉर्ड मैकाले लगातार 3 महीने के सफ़र के बाद जब वह भारत की धरती पर कदम रखता है तो उसका जो पहला एग्जैक्ट वर्ड होता है जो वह अपने कुलीन या समकक्ष जो भी यहाँ रहते हैं उनके सामने, और लोगों ने पूछा कि हाउ योर विजिट, मतलब आपकी यात्रा कैसी रही। तो उसने कहा कि 3 महीने के लगातार पानी के सफ़र के बाद ज़मीन को देखना वाकई बहुत सुखद अनुभव हो सकता है, लेकिन यहाँ की ज़मीन को देखकर बिल्कुल नहीं। यहाँ वही काले चेहरे, सफ़ेद पगड़ी, ढीले ढाले वस्त्र, यहाँ की न पेड़ अपने हैं न यहाँ की हवा अपनी है, और यहाँ के वनस्पतियाँ और यहाँ के लोगों के घर बहुत ही विचित्र हैं। मतलब एक घृणा हेर की दृष्टि से, मतलब कितनी पिछड़ी जगह पर आ गया है। जबकि मैकाले भूल गया कि उसके पूर्वज जो चिथड़े पहनते थे, मतलब कपड़ों के चिथड़े पहनते थे, और आपने देखा होगा अंग्रेजों के उस समय के पहनावे, वो कथरियों को सिल 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 कर, तो उन्होंने कपड़े की सुंदरता ही भारत से जानी थी। और कपड़े के व्यापार के कारण ही आज जो इटली का वेनिस सिटी है वो उस समय सबसे अमीर सिटी बना ही इसीलिए था क्योंकि भारत के सिल्क के कपड़े के व्यापार वहाँ पे, सूती कपड़े के व्यापार और रेशम कपड़े के व्यापार का जो यूरोप का मेन हब था, मेन गेट था, वो वेनिस सिटी था। इसके बारे में मैं वेनिस सिटी के बारे में एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि इन अंग्रेज़ों की जो दास्तान है, ये भारत क्यों पहुँचे। उसके पहले इन्होंने ज़िंदगी में अच्छा कपड़ा ही केवल भारत के नाम से ही पहनना जाना, वो व्यक्ति आके यहाँ के लोगों के बारे में इतना गलत बोल रहा है। मगर उसकी गलती नहीं है। वह एक इतिहासकार था। इतिहासकार तो नहीं कह सकते, उन्हें इतिहास का तो कोई ज्ञान ही नहीं था अंग्रेजों को। ये कह सकते हो एक क्रिश्चियन मिशनरी था और साहित्यकार था। मतलब वो अंग्रेजी साहित्य को अच्छे से पढ़ा हुआ था और वह पूरी तरह से उनके विचारधाराओं में लगा था। उसको दूसरे धर्म, दूसरे संप्रदाय, दूसरी सभ्यता के लोग बेकार लगते थे। फिर जब उसके बाद वो जब पहला अपना भाषण देता है जिसे मैकाले मिनट के नाम से जाना जाता है, तो मैकाले मिनट में भी वह वही घृणा और वही अपनी लेकर, मतलब जो इंडियन को लेकर हमेशा उसके मन में जो उसने पढ़ा था उनके बारे में, यहाँ से लोग जाके बताते थे, उसने सुना था, उसकी वही घृणात्मक चीज़ें थी। और मैकाले मिनट में जो उसने मतलब हेट स्पीच दी, या कह सकते हो कि एक उग्र भाषण दिया, जब उसने यह दिखाया कि वह भारतीयों के बारे में क्या सोचता है। ये हम उस मैकाले की बात कर रहे हैं जिसकी दी हुई शिक्षा आप अभी भी पढ़ रहे हैं। और आप घर से शुरू, अपने घर से लेके और अपने ऑफिस तक, अपने गांव से और अपने देश तक में जितनी भी धाराओं में आप कभी न कभी किसी न किसी रूप में जुड़े हैं, वह चाहे थाने से हो, कोर्ट से हो, तो इसी मैकाले की दी हुई वो धाराएं में, मतलब आप पैदा होने से लेकर मरने तक उसका नियम भी मानते हो, उसी की बताई हुई चीज़ें भी पढ़ते हो। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत से इतनी घृणा करता था, उसके ही दिए हुए इतिहास को आप पढ़कर और बड़े होते हो। इसलिए जानना जरूरी है कि मैकाले आपके और आपके पूर्वजों के बारे में क्या सोचता था। उसकी तथाकथित जो सुधार की चीज़ें थी कि उसने बहुत सारे सुधार दिए। वैसे तो 36 बिंदुओं पर उसने सुधार के वो दिए थे, प्रस्तावना दी थी, मतलब सिफारिश की थी उस समय के तत्कालीन गवर्नर को, जो भी वहाँ थे। तो उसके जो मुख्य बिंदु थे, मैं आपको 6 बिंदु मुख्य बताता हूँ। उनमें से भी जो पाँचवा और छठा बिंदु है वह आज आज हम सिर्फ उसी से प्रभावित हैं। मतलब जो पहले बिंदु थे वो तो समझिए कि अभी लागू कर पाना मुश्किल है, लेकिन जो पाँचवा और छठा बिंदु है वो अभी भी लागू रहता है, और उसी के कारण ही हम अंग्रेजियत के अभी भी गुलाम हैं। पहला है कि उसने क्या कहा कि अंग्रेजी जो है अरबी और संस्कृत से अधिक परिष्कृत और सभ्य भाषा है। जबकि दोस्तों अंग्रेजी जो है ना तो उतने ज़्यादा उस पर बाबेल है, ना उसकी साइंटिफिक लैंग्वेज है, ना ही अंग्रेजी खुद की लैंग्वेज है, वो भी कई जगह से थोड़ी थोड़ी ली हुई लैंग्वेज है। और उस पर दरअसल खुद का कोई साहित्य नहीं है। वो आप जब भी इस चीज़ के बारे में, चूंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि आप अपने इतिहास के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को आसानी से सर्च कर लेंगे
कि किन भाषाओं में कितने शब्द हैं और वह कौन सी भाषा कैसे ज़्यादा अच्छी परिष्कृत मानी जाती है। दूसरा था उसका जो बिंदु था वह ये था कि अगर हम अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे हैं, हमारा शासन है और पूरी दुनिया में भी हमारा शासन है, तो क्यों ना भारतीयों को सिर्फ अंग्रेजी ही सिखाया जाए, जिससे इनसे व्यापार करना और इनकी सेवाएं लेना, मतलब जो नौकर चपरासी चौकीदार ये सब बनाते थे वो, तो वही हुक्म देंगे ना, तो हुक्म देंगे तो आपको आदेश मानना पड़ेगा। तो वो आप हुक्म देने के लिए हिंदी सीखें, इससे अच्छा कि तुमको गुलाम बनाया है तो तुम इनको सिखा दें अंग्रेजी। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके माध्यम से आपको व्यापार, उनको व्यापार करना है, देश विदेश में लेबर ले जानी है, उसके लिए आपको इंग्लिश सीखनी ज़रूरी है। तीसरा जो उसका मापदंड था उस समय कि विश्व में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है और भारतीयों को अंग्रेजी से जुड़कर खुद को दुनिया के पटल में दुनिया से जोड़ने का और दुनिया की तरह सभ्य बनने का, मतलब जैसे हम असभ्य लोग रहे हों यहाँ पे और इनके बाप दादा हमको यहाँ सभ्यता सिखाने आए थे, लेकिन उसका कहने का मतलब यही था कि तुम असभ्य हो और तुमको अगर पूरी दुनिया में जुड़ना है तो तुमको सभ्यता सीखनी है तो तुमको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। तीसरी जो चीज़ थी, हर भारतवासी, उसने कहा चौथी चीज़ जो उसने कहा कि हर भारतवासी अंग्रेजी सीखना चाहता है, वह खुद भी हिंदी, उर्दू और उस समय गुरबानी जो सिख समुदाय में चलती थी, इन भाषाओं को बहुत निम्न और घटिया प्रवृत्ति की मानता है और हर भारतीय खुद अंग्रेजी सीखना चाहता है। इसलिए हमको स्कॉलरशिप और जो जितना भी एजुकेशन पे हम खर्च कर रहे हैं कंपनी द्वारा, सरकार द्वारा, वह सिर्फ अंग्रेजी पे ही खर्च करना चाहिए, अंग्रेजी स्कूलों को चलाना चाहिए और उनमें अंग्रेजी के साहित्य ही पढ़ाने चाहिए। पांचवी जो सबसे बड़ी चीज़ थी और जो अभी भी हमारे भारत को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, प्रभावित करती है, वो है कि उन्होंने कहा कि अंग्रेज अगर चाहें तो भारतीयों को भी बुद्धिजीवी का प्रादुर्भाव दे सकते हैं, करा सकते हैं। मतलब कि जो उन्होंने वहीं से वो फीलिंग डालनी शुरू की कि अंग्रेजी जिसे आ गई वही बुद्धिजीवी है, जिसने अंग्रेजी साहित्य पढ़ लिया वही बुद्धिजीवी है, बाकी सब गवार हैं, अनपढ़ हैं और पिछड़े हुए हैं। और यह अब तो आज का समय है, 2021 है और आप लोग शायद हिंदी में भी वीडियोस देख लेते हैं, फेसबुक में कमेंट कर लेते हैं, फिर काफ़ी चीज़ें पढ़नी हो तो वो हिंदी में भी मिल जाती है पढ़ने के लिए। लेकिन एक समय था जब मैं बचपन में कि पहली दूसरी या फिर ये कहें कि 12वीं तक या कॉलेज टाइम तक जब हम पढ़ते रहे और आप अभी पढ़ रहे हैं, तो जब हम स्कूल टाइम पे थे तो ये रियल में जिसे अंग्रेजी थोड़ी सी बोलनी आ गई और उससे एक एक जोड़ना भी नहीं आता, लेकिन उसी को बुद्धिमान कहा जाता था क्योंकि उससे अंग्रेजी आई। यह सोच लीजिए कि 250 साल पहले उसने हमारे दिमाग में भरना चाहा और अच्छे तरीके से भर दिया और हम आज भी उसी की कही हुई बातों को यह मानते हैं कि जिससे अंग्रेजी आ गई उससे दुनिया का सब चीज़ आता है और जिससे अंग्रेजी नहीं आई वह महान गणितज्ञ हो, वह महान साइंटिस्ट हो, मगर वह मूर्ख है। मतलब उनके हिसाब से आज अगर बाणभट्ट जी होते तो वह उनके हिसाब से असभ्य और अशिक्षित और गवार होते। और वही अंग्रेजी का समय ही था जब जो महान साइंटिस्ट उस समय जितने भी महान साइंटिस्ट हुए और वह पीछे हो गए, कारण सिर्फ था कि उन्हें अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होता था। साथ ही साथ आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जैसे जगदीश चंद्र बसु और उस समय M.K. प्रसाद, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने साउथ से भी बहुत सारे लोग थे जिनको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती थी, नहीं आती थी, लेकिन एटॉमिक एनर्जी मतलब केमिस्ट्री से लेके फिजिक्स तक, फिजिक्स से लेके गणित तक का बहुत उच्च कोटि का ज्ञान था। और मैक्सिमम जितने भी बड़े साइंटिस्ट हुए, वो टेस्ला हो और वो एडिसन हो, थॉमस एडिसन और मार्की हो, सब ने जगदीश चंद्र बसु के रिसर्च पेपर को पढ़ा है, उनको जाना है और उसके बाद ही वो अपने रिसर्च को दे सकें। लेकिन उनका नाम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह अंग्रेज नहीं थे। और छठवां और लास्ट पॉइंट था, केवल अंग्रेजी भाषा से ही यह तय किया जा सकता है कि जो रंग मतलब जो लोग पढ़ेंगे तो वह जो भारतीय हैं वो रंग और रक्त से भारतीय हों मगर दिमाग से अंग्रेज हों। इसीलिए उसने अंग्रेजी साहित्य पढ़ाना शुरू किया
और हिंदी, संस्कृत और उर्दू जैसी भाषाओं को एकदम बाहर कर दिया, तमिल तेलुगु बाहर कर दिया और सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाया, ताकि अगर आप पढ़ भी लो लेकिन आपको घृणा होगी। जब चूंकि आप लगातार अंग्रेजी साहित्य पढ़ रहे हो, हिंदी साहित्य के बारे में आपने क्या पढ़ा कि सिर्फ यहाँ सपेरे थे, सिर्फ यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, यहाँ एक तरह से मूर्खों की वो थी, अंधविश्वास था, यहाँ जादू टोना था, बस सिर्फ इतना बताया गया आपको ही अपने आपके संस्कृत में, क्योंकि आपको संस्कृत आती नहीं, आपने संस्कृत सीखी नहीं, तो आपने अपने साहित्य को पढ़ा नहीं। फिर वो उन्होंने जो साहित्य के अपने हिसाब से मन चाहे अनुवाद करने चाहे, वो अनुवाद उन्होंने कर लिए और वही अनुवाद आपको उनके साहित्य के बीच में डालकर परोस दिया गया। तो अब आपको अपने साहित्य से कभी कोई मतलब नहीं रहेगा और आप उनके साहित्य को महान से महानतम समझते रहेंगे। तो दोस्तों ये मुख्य 6 बिंदु थे। कल हम उनके बारे में बताएंगे कि कैसे मैकाले ने जब ये 6 नियम के हिसाब से अपना पूरा सिस्टम जमाया और एजुकेशन चालू किया उसने, उसके बाद जो सोसाइटी बनी अगले 10 सालों, 15 सालों, 20 सालों बाद, तो जो उसने सफलता देखी उसका अपने फादर के साथ जब एक लेटर पे जिक्र करता है और बताता है कि कैसे उसने मैकाले ने कैसे पूरे भारतीय व्यवस्था को, एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया है और अपनी नई एजुकेशन सिस्टम को लागू किया है, उसकी कितनी सफलताएं हैं, कैसे लोग क्रिश्चियन बनने लगे। वहाँ पे मैं आपको एक बताऊंगा कि मैकाले के बारे में हमारे वामपंथी अभी वर्तमान में भी जो एनसीईआरटी के जितने भी अधिकारी हैं वह इतने उच्च कोटि के मूर्ख हैं और इतने उच्च कोटि के मतलब ये समझ सकते हो कि देशद्रोही हैं कि अभी भी मैकाले को महान मानते हैं। जबकि मैकाले का इस लेटर लिखने के साथ ही ये समझ में क्लियर कट आ जाता है कि वह एक मिशनरी था और मात्र वह हमारे साहित्य को बर्बाद करने आया था। उसके लिए देखो, बर्बाद करेगा तो स्कॉलरशिप देगा, स्कॉलरशिप कोई अपने पिताजी के लिए नहीं देता था, स्कॉलरशिप इसलिए देता था कि हमारे साहित्य को बर्बाद कर हमारे ऊपर शासन कर सके। यह उसके लेटर में हम कल जब बात करेंगे तो मैकाले के जो उसके फादर के नाम पे लेटर है उसी के बारे में बात करेंगे। अभी तक के अब 6 बिंदुओं में यह तो समझ गए होंगे कि कैसे बिंदु वाइज उसने ये 6 मैंने आपको बताया 36 बिंदुओं पे उसने वो प्रस्ताव दिया था कि आप इन 36 बिंदुओं पर इस यहाँ की स्कूलिंग एजुकेशन है जो वो है आप चालू करें, यहाँ की जो जितना भी आप सब्सिडी देते हैं वो इस पर चालू करें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें। लगातार हम आपसे जुड़ते रहेंगे। आपके कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं, उन सवालों का जवाब हम लाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आपको कहते हैं कि बहुत सारी बुकें पढ़िए, अपने साहित्य को पढ़िए, अपने साहित्य के साथ इनके साहित्य का मिलान करिए। अगर आपको जो बेहतर लगे आप उसको बाद में रिकमेंड करिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। जितना आपने उनके बारे में पढ़ा है उतना ही आप अपने बारे में पढ़िए, फिर इसके बाद तय करिए कि बेहतर क्या है। तय करने की स्वतंत्रता आपकी है, लेकिन आप पहले दोनों को पढ़ना सीखिए। आप निश्चित तौर पर आप एक ही तरह का इतिहास पढ़ें और जो भी आपके मन में है अभी भी जो डाउट है अपने धर्म और अपने साहित्य के बारे में, वह इसीलिए है क्योंकि आपने अपना साहित्य अच्छे से नहीं पढ़ा।